खुशामदीद। मेरे साथ आ रहे हैं खबर में हूँ शहीद काजी। कुछ खबरें शुनीद है कि जमान पार्क में पर चंद घंटों में कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। वहाँ पुलिस मौजूद है। अभी ट्वीट भी आई है इमरान खान साहब की और एक वीडियो मैसेज भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप महज़ब तरीके से आएँ, सर्च वारंट लेके आएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये मेरी गिरफ्तारी से पहले आखिरी ट्वीट हो। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी एक्ट के तहत कार्रवाई तो अब यकीनी नज़र आती है। इसके साथ ही जहांगीर तरीन भी मुतहरक नज़र आते हैं। क्या इमरान खान साहब की मौजूदगी में कोई नई PTI बन सकती है और सक्सेसफुल हो सकती है? बड़े साहब आपसे पूछूंगा, सियासी इंतशार की वजह से मैशत को क्या झटका लगा है, इस पर भी बात करेंगे। और अभी हमें शायद ज्वाइन करेंगे बड़ी साहब अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं जनाब? सुन पा रहा हूँ, शुक्रिया आपके वक्त का। अली ज़फ़र साहब, ये फरमाइए कि एक तो ज़ाहिर आप साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की बात हो रही है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? आपका इस पर टेक क्या है और किस तरह आप प्रोसीड करेंगे आपकी पार्टी? जी देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तो अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो गैर आईनी होगी और कानून के खिलाफ होगा, उसको चैलेंज किया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं बड़ी वाज़ेह इस मामले पे। जहाँ तक आर्मी एक्ट का ताल्लुक है, आर्मी एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई शख्स, कोई सिविलियन बेशक क्यों ना हो, वो अगर कोई डायरेक्ट अटैक करता है किसी फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर, तो फिर तो उनके खिलाफ जो एक्चुअली इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। लेकिन आप एक जो शख्स डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो उसके खिलाफ आर्मी एक्ट किसी सूरत में लागू नहीं हो सकता। उसको अगर उसके खिलाफ कोई आपने केस चलाना है तो फिर आम जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल अदालत है जिसपे हर सिटीजन को ट्राई किया जाएगा रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, वो फिर उसी अदालत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। अगर आर्मी एक्ट में कोई एक्शन लिया गया इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है ही नहीं कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे किसी अटैक में इंस्टॉलेशन पे, तो फिर वो गैर कानूनी डिक्लेयर कर देगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर आर्टिकल 199 की पिटिशन उधर फाइल की जाए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली ज़फ़र साहब, गुजारिश ये है कि आज निगरान वज़ीर साहब ने कोई गालमन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जमहूरियत है पाकिस्तान में बज़ाहिर बादी नज़र में, वो कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या जमहूरियत में फ़ौजी अदालतों का बनाया जाना आइन है? कैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, वो आइन से बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मुद्दत जो थी जो कि एक्सटेंड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए 14 मई तक, वो अब खत्म हो गई है। अब इसके बाद वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो गैर आइनी है। वो उसका उनको इख्तियार नहीं, क्योंकि उनके पास मैंडेट ही नहीं कानून आइन के तहत कि वो मजीद कोई इसमें कार्रवाई करें। ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात यह है कि आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो जमहूरियत में ऑब्वियसली आप आर्मी एक्ट एक पाकिस्तान का कानून है, लेकिन आप उसको एक सिविलियन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए। जब तक कि हमारी नॉर्मल अदालतें मौजूद हैं, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। कुछ लोगों को आप आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करें खास अदालतों में, और कुछ लोगों को आप नॉर्मल कानून के तहत नॉर्मल क्रिमिनल केसेस को आप नॉर्मल कोर्ट्स में चलाएं। आपको याद होगा फजल अली का केस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह क्या किया था कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। ऐसे आप यानी पिक एंड चूज करके किसी को आर्मी एक्ट में ट्राई करें, पिक एंड चूज करके किसी को एक आम अदालत में ट्राई करें, ये इजाज़त नहीं देता आइन। तो इसलिए और पर्टिकुलरली जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई जमहूरी हुकूमत होती तो फिर वो तो बिल्कुल ही आर्मी एक्ट के तहत किसी किस्म की कार्रवाई ना करती। आर्मी एक्ट ज़रूरी है, कानून है हमारा, लेकिन वो खास स्पेसिफिक
चीज़ों के लिए है, कोई स्पाई पकड़ा जाए किसी फॉरेन मुल्क का, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट, या उनका इंटरनल कोई मामला हो जहां उन्होंने चार्जशीट करना हो अपने ही किसी अफसर या अपने किसी सोल्जर को, तो ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये आम अगर किसी को कोई अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो आप उठा के आर्मी एक्ट के तहत उसको ट्राई नहीं कर सकते। अली साहब, ये रहनुमाई फरमाइएगा कि हजारों से ज्यादा आजकल पुलिस छापे मार रही है, चादर चारदवारी पमाल करके औरतों के दुपट्टे छीने जा रहे हैं। मैं आपको बड़ी कंफर्म कह रहा हूँ, धक्के दिए जा रहे हैं। क्या इस मुल्क में जो किसान है, सफल बीजता है, मजदूर है, आम शहरी है, उनके कोई हकूक नहीं आइन में? उन्हें बेशक गोलियां मार दी जाए, जिंदा दरक कर दिया जाए, आग लगा दी जाए, उनके घरों में छापे मारे जाए, उन्हें आइन तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? आइन तो देखें पूरा आर्टिकल 4, आर्टिकल 9 में राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे जो बड़े बड़े बुनियादी हकूक हैं वो बिल्कुल कायम हैं। आप किसी के खिलाफ किसी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये भी आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे बताता है। लेकिन मसला यहाँ आइन का नहीं, मसला ये है कि वो आइन इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आइन जो है उस पर कोई भी उसकी पाबंदी नहीं कर रहा, कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो मेरा ख्याल है आइन किताब में इस वक्त ज़रूर है, लेकिन वो उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो इस वक्त सिलेक्टिव हो रही है। जब जिसका जी चाहे वो आइन के पीछे खड़ा हो जाता है ये कह के कि आइन में ये लिखा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े, जब आइन उनको कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो वो बेशक बहादुरी से वो उसको पामाल कर देते हैं, उसको वायलेट कर देते हैं और उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये एक अजीब सा सूरत हाल डेवलप हो गई है कुछ माह से, और अब बार बार अदालत में तो जाते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। इन द मीन टाइम वो अपना कार्रवाई कर जाते हैं लोग, और स्पेशली जो कहते हैं कि हम हुकूमत में हैं। जिसका मैंने कहा, मैं इसलिए इनको हुकूमत को इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मुताबिक ये इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप्स हैं पंजाब में भी और KPK में भी, वो कानून के मुताबिक जायज़ नहीं। अच्छा अली साहब, आपने बड़ी अहम बात की जो हमारे लिए भी एक खबर है। एक तो केयर टेकर का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया 90 दिन से ज़्यादा, और 14 मई जो अदालत का हुक्म था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सैमान का, चीफ जस्टिस में, तो फिर अगर जो अब KPK यहाँ पंजाब में निगरान हुकूमत दे रही है हकामात, क्या वो गैर कानूनी है और उसको मानने वाले क्या आइन शिकनी नहीं कर रहे, कानून के खिलाफ नहीं जा रहे कि उसके कहने पर इमरान खान के घर रेड हो रहा है या ABC किसी की भी हक तलफी हो रही है? जी बिल्कुल, आप देखें ना, जो एक लॉजिकल, एक मंतकी आर्गुमेंट है, और वो ये है कि आइन में लिखा था कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने, और 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करने के बाद कहा कि ठीक है, हम उसको, चूंकि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो हम 14 मई को इसको आपने हतमी पोल कराने हैं, यानी इलेक्शन कराना है, आखिरी डेट है और सैक्रोसैंट डेट है, यानी इसको ऐसी डेट है जिसके ऊपर पूरा आइन डिपेंड करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा। तो उसके बाद 14 के बाद अगर ये मामला आगे चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का स्टे ऑर्डर नहीं दिया हुआ, तो फिलहाल जो 90 दिन के बाद या 14 मई के बाद स्पेशली ये जो केयर टेकर सेटअप्स हैं, ये गैर कानूनी, गैर आइनी है, इनका कोई कानून में जवाज़ नहीं। अब कल को सुप्रीम कोर्ट इनको वैलिडेट करता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए वैलिडेशन होती है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि वो गैर कानूनी है। और हो सकता है जब इसको इनको चैलेंज किया जाए, जो कर चुके हैं चैलेंज, जहां तक मुझे इल्म है ये पिटिशनें फाइल हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट भी ये बहस को, जो मैंने जो आर्गुमेंट दी आपको, इसको मान लेता है, तो फिर जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त में वो गैर कानूनी है। अच्छा, ये फरमाइए अली भाई कि एक तो उन्होंने कहा जी हम रेफरेंस भेजेंगे, और दूसरा एक मेरा साथ ज़िमनी सवाल भी है। इफ़ यू लुक एट दी होल सिनेरियो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ, जिसे दोहराना भी बड़ा तकलीफ देह है। 2 सूबों में जो है वो केयर टेकर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, आधी असम्बली गायब है,
डू यू थिंक, आप भी सियासत में, आपके वालिद भी सियासत में रहे, गर्म सर्द देखा आपने, माशाल्लाह इस तरह की काबिल रश्क सूरत हाल इससे कबल कभी आपको याद है? देखें, एक वक्त आया था, आपको याद होगा, और वो भी बदकिस्मती से उस वक्त भी PMLN की ही हुकूमत थी जब अटैक हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। पता नहीं आपको याद होगा, जब आप ये टीवी पे भी देखा गया था, और बल्कि मैं तो अदालत के कमरे में भी था जब एकदम एक शुजात अली शाह साहब अपना बेंच चला रहे थे और ये अटैक हुआ था, बेंच को वहाँ से उठ के जाना पड़ा था। तो ये एक वाकया पहले हो चुका है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट्स दी, जहां उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो भी हम ख़त्म करते हैं, और उन्होंने एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एक बाकायदा मूवमेंट चली वकला की, और उसके बाद हमारा ख्याल था कि अब आइंदा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह चैलेंज करे। लेकिन फिर आपने दोबारा देखा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या बातें हो रही थी, और किस तरह लाउड स्पीकर पे ऊंची ऊंची डायरेक्ट जज को अटैक किया जा रहा था, चीफ जस्टिस को और खुद जज साहिबान को। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह आइन एक आइन को टोटली एक साइड पे कर दिया गया है, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि हमने देखा कि पहले तो जब होता था तो फिर आइन या तो बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया जाता था, उसको बेंस होती थी और एक मार्शल लॉ आ जाता था। तो वो रिजीम, वो भी हिस्ट्री हमने देखी है। अब हम नई हिस्ट्री देख रहे हैं कि आप आइन को होते हुए, जमहूरियत को होते हुए भी आइन को आप नहीं फॉलो कर रहे। आपने ये भी देखा कि कानून भी किस तरह अप्लाई हो रहा है आजकल। आर्टिकल सेक्शन 144 अप्लाई होता है और कहा जाता है कि 5 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकते, और वो PTI पे अप्लाई होता है। और उसके बाद एकदम जब हुकूमत की अलायंस जमातें या हुकूमत की जमातें जो हैं वो करना चाहती हैं तो सेक्शन 144 गायब हो जाता है और वो उनको फैसिलिटेट किया जाता है और कोई एक्शन नहीं होता। तो ये जो ड्यूल डबल किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, ये पहली बार इतना ओपनली देखने में आ रहे हैं। अली भाई, मैं थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा। दफ़ा 144 सुना है कि 5 से ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते। इमरान खान साहब अदलिया के चीफ जस्टिस के आइन के साथ हज़ारे यकजहती के लिए लगाए तो रास्ते में हज़ारों कंटेनर, शेलिंग, सड़कें खोद दी जाए, लाठी चार्ज, गोली चलाई जाए, और हुकूमत अपनी ही हुकूमत, PDM की हुकूमत जाए और ऐसे ऐसे नामुनासिब अल्फाज दे, तो आइन क्या तफरीक करता है? मार्शल और फिर जमहूरियत में फ़र्क क्या? मार्शल में यही है ना कि आइन सस्पेंड हो जाता है, लेकिन जमहूरियत में भी अगर आइन सस्पेंड हो जाए तो फिर जमहूरियत और मार्शल में फ़र्क कहाँ, कैसे हम ढूंढे? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि जो डबल स्टैंडर्ड है, यानी सेक्शन 144 का एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया, मैंने भी उसका जिक्र किया कि एक तरफ आप रोकते हैं प्रो कॉन्स्टिट्यूशन की हमायत में अगर कोई रैली निकालना चाहे उसको आप कहते हैं कि सेक्शन 144 आप पे लागू है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रैली निकालना चाहे उसको आप कहते हैं कि सेक्शन 144 जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है ऑब्वियस किस्म की एक हर एक को नज़र आ रही है कि ये एक डबल स्टैंडर्ड है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, और इससे बड़ी कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी इतनी ओपनली एक जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम में नज़र नहीं आती। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल अली भाई, सिर्फ आपका कहा टाइम कीमती है। ये खबरें आ रही हैं रूमर है कि वजारत कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम उमर अता बदियाल साहब के बारे में रेफरेंस भेजेंगे और वो गैर फाल हो जाएंगे। क्या जो तो सुना था सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है, क्या ऐसा कोई रेफरेंस वजीर कानून भेज सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गैर फाल हो जाए? नहीं, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट कानून में नहीं है। अगर किसी भी सिटिंग जज, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, और वो है कि एक रेफरेंस फाइल करें। और रेफरेंस ये नहीं आप कह सकते कि जनाब हम रेफरेंस इसलिए फाइल कर रहे हैं कि हमें कोई जजमेंट पसंद नहीं आई,
या जज साहब ने कोई जजमेंट गलत दे दी है। रेफरेंस सिर्फ इन ग्राउंड पे हो सकता है कि कोई मिसकॉन्डक्ट हुआ है, कोई करप्शन है, और वो सबूत साथ लगाने पड़ते हैं। और अगर आप सबूत नहीं लगाते और वैसे ही रेफरेंस फाइल कर देते हैं, जो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होती है, लॉ मिनिस्ट्री का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही रेफरेंस फाइल की जाती है। वो अगर रेफरेंस में शवाहिद ना हो तो ये सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी उस रेफरेंस को कलअदम करार दे सकता है। जिस तरह के आपने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आई थी उसको भी उन्होंने कलअदम करार दे दिया, और जिस तरह काजी फाइजा साहब के खिलाफ रेफरेंस आई थी तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हट के बेंच ने ही उसको कहा कि चूंकि कोई शवाहिद नहीं है, कोई कानून की गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसी कोई इल्ज़ाम नहीं है, इसलिए हम इसको भी गैर कानूनी, रेफरेंस को इटसेल्फ गैर कानूनी करार देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीरियस किस्म की थ्रेट है किसी किस्म की ये रेफरेंस की। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है। जिस तरह पार्लियामेंट ने कह दिया कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दी है और एक्शन लिया जाए, वो एक विश है पार्लियामेंट की, लेकिन वो कोई उसमें कानूनी हैसियत नहीं इस किस्म की रेजोल्यूशन की। अली भाई, ये आपने एक बड़ी डिस्पेल कर दिया एक जो इम्प्रेशन था कि खुदा न खास्ता रेफरेंस जो है किसी पब्लिक रैली में लीडर्स के पास नहीं भेजा जाता कि वो तकरीरों के दौरान ही फैसला कर दें। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। जी भट्टी साहब, तो ये कानून चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं भट्टी साहब, मगर एक समाज में रहने के लिए कानून इसीलिए होता है कि यार मेरी नाक के आगे मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, तो कैसे मिलजुल के रहें आप? सर देखिए, आईनी माहिर हम इसीलिए लेते हैं कि जब कोई कानूनी नुक्ता हो तो हमसे कोई गलती ना हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क में एक किसान जो 70% ज़राई मुल्क है, जो अनाज बीजता है, मजदूर जो घर बनाता है, रेडी बाज जो रेडी लगाता है, फल फ्रूट जो आम शहरी 90% क्विक ब्रेक है। आई डोंट नो कोई हकूक नहीं, पार्लियामेंट के सारे हकूक उनके हकूक, जिस तरह मैंने पहले अर्ज कर रखा था कि तमाम अवामी हकूक जो हैं आर्टिकल गालबन 40 तक जो पहले हैं वो तो अमली तौर पर हमने मुअत्तल कर रखे हैं। हकूक सिर्फ जहाँ माल वालों के हैं, ताकत वालों के। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, अजीब र्यूमर मिल भी चलती है जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, सुबह शाम तक वाक़यात की भरमार और भीड़ लगी होती है। जहांगीर तरीन साहब बड़े मुतदिल मिजाज के धीमे और बड़े एक मुनासिब इंसान हैं। ये मुझे बताएं कि ये क्या कोई मज़ीद PTI बन सकती है या नहीं बन सकती आपके ख्याल में? भाई साहब, गुजारिश ये है कि जब आप सच को बहुत ज़्यादा ताकत से रोकने की कोशिश करें और झूठ को हद से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, उसमें ताकत का इस्तेमाल हो, तो फिर र्यूमर्स जन्म लेती हैं, बहुत सारी अफवाहें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि सच कहने वालों पे आप पहरे लगा देते हैं, उनके होंठ सी देते हैं, और झूठ कहने वालों पर आप सरकारी पैसे मरात भी लगाते हैं। तो मैं जहांगीर तरीन साहब को बड़ा पर्सनल जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के होते हुए अल्लाह ताला उन समेत तमाम पाकिस्तानियों को लंबी ज़िंदगी दे, हिफाजत फरमाए, शर हालतों से बचाए, कि PTI पे कोई और आ सकता है। PTI नाम इमरान खान का है, इस पे कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज कैसा मुझे आपसे बात करनी है, ये फ़ौज तो मेरी है, फ़ौज आपकी है, पूरे पाकिस्तान 23 करोड़ की पूल है। तो ये जो कल के लगड़ बगड़ चमचे करचे आके इनके हक में आते हैं, जो कसारी उम्र इनका माजी उनके खिलाफ रहा, तो हमने इश्क फौज से शहीद की जो मौत है वो कौम की है याद है, गाजी जो शहीद, इन्होंने ठेका कब से ले लिया? ओ नहीं बेटी साहब, ये वैसे ये लगड़ बगड़ चमचे करचे सारी उम्र एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे। मैं इनके नाम लेके इनके माजी से इनके साथ चीजें मंसूब कर सकता हूँ, तो क्या हमारे अदारों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को शटअप कॉल दे कि भाई पाकिस्तान के दिलों में फौज रहती है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। ये तो वैसे दूसरे ठेकों में ज़्यादा हम इन्वॉल्व होते हैं, सड़कों वड़कों पे, लेकिन इस तरह का मोहब्बत के ठेके कोई नहीं ले सकता, ना हुब्बुल वतनी के। अच्छा, ये आज जो ये स्टेटमेंट भी बड़ी साहब भाई, मैं आपसे सवाल दोहरा देता हूँ कि जी हमें पता था लेकिन हमने खून खराबे की वजह से ये 50-60 लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। दिस इज बीइंग अदब एहतराम के साथ, नंबर एक तो जिसने भी पाक फौज या किसी भी अमलाक को नुकसान पहुँचाया नाकाबिले माफ़ी है,
इसमें दो राय है ही कोई नहीं, किसी भी नरमी का मुस्तहिक नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें, इमरान खान गिरफ्तार कितने बजे होता है? जमान लिबर्टी चौक कौन होते हैं? उस वक्त हुकूमत कहाँ थी? रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? उधर से 5-6 किलोमीटर नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर था, 5-10 शैल मारते। बकोल आपके तार 500 बंदा था या 1000 बंदा था। 1000 अगर 50,000 हो तो उसे नहीं किया जा सकता। 1000 बंदा मुझे दे दें, 5 पुलिस की गार्ड दें, मैं रोक के दिखाता हूँ, 5 शैलर दे दें, चंद आंसू गैस के दे दें। और यार ये मतलब है, थोड़ा सा सोचे खुदा के वास्ते, अपने सियासी मुफाद के लिए जो मुल्क का इश्क है अदारा, उसके दरमियान अवाम के दरमियान लकीर लगाने की कोशिश ना करें। जिसने की है उनसे करार वाक़या सज़ा होनी चाहिए। लेकिन काजी साहब नहायत काबिल एहतराम, आज क्या नाम है अभी मोहतरम ये तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, आपको याद है ख्वाजा आसफ साहब ने एक असम्बली में तकरीर की थी और जो मुनासब की थी, आज मैंने वो क्लिप निकाला, मैंने कहा डिलीट कर दे यार, मैं अपने अदारों के बारे में ये लफ्ज़ दोहराना भी नहीं चाहता। तो ये अच्छा, आज मादी सोतन तीरी से ली भाई, आज से ठीक 1.5-2 साल पहले तो आप आर्मी चीफ उस वक़्त के और DGIA से इस्तीफे मांग रहे थे। 2018 में तमाम आपने इल्ज़ाम लगाया था कि धांधली खलाई मखलूक ने की है, बकौल इनके, मेरे नहीं, खुदा ना खास्ता बार बार कह रहा हूँ। इन्होंने आज खुद ख्वाजा आसफ ने कहा था मैंने 2-2:30 बजे रात को, आर्मी चीफ किसी आम बंदे का फोन सुन सकता है? तो मैं हार रहा था, जीत गया। ये 2-2.5 साल पहले गुजरा वाला जलसा हो या क्या हो, नहीं काजी साहब उस वक्त इन्होंने कल कुछ और भी फरमाया, वो भी सुनाना है मैंने आपको। जो इन्होंने ये पहले जरा आमिर हमारे दोस्त और मेरे इनके बयानात बड़े गौर से सुना करे। और वो क्लिप मैंने आपके लिए रखा है जो इन्होंने असेंबली में मेरी पाक फौज के शहोदा और गाजियों के लिए कहे थे। तो खुदा के लिए और बात भी नहीं करना, खुदा के लिए अदारों इन लोगों को पहचानो। लेकिन ये है कि जरा पहले आप आमिर मीर साहब हमारे जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब के, उन्होंने आज इस बारे में एक अहम स्टेटमेंट दी है, वो सुनवाते हैं। प्लानिंग करके हमले वो किए गए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत PTI की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे, पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये क्या फिर एक नया शो डाउन होने जा रहा है? खान साहब काजी साहब, मैं एक गुजारिश पहले कर चुका हूँ, जिन्होंने हमला किया ज़ीरो टॉलरेंस, उनमें तो कोई हमायत ही नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने फरमाया कि प्लानिंग करके हमले किए गए। तो आप कहाँ थे? आपके पास स्पेशल ब्रांच है, IB है, आपको क्यों नहीं पता चला प्लानिंग का? आवाम हुकूमत हो जा अदारे, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर इस मुल्क में कंटोनमेंट में कायसा मेरा एयरवे का दफ्तर 7 साल रहा है, मैंने किसी को जिस पे स्टिकर नहीं लगा ई टैग की वायलेशन करते हुए नहीं देखा। एक जवान खड़ा होता है, कसम से इशारा करता है तो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। लिबर्टी से वो शेरपा बोलिए उधर से गए, तो ये कहाँ थे? मुझे बताए रास्ते में कितनी दफा रोकने की शैलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। बाद में आना, लेकिन मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। अच्छा काई साहब, मैं वो बड़ी अहम बात है, बात ये भट्टी साहब के देखें, अभी फैटअप से हमारी जान नहीं छूटी, तो हम क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि एक आदमी जिसको इस मुल्क के अवाम ने कुछ अर्सा पहले PM मुंतखब किया, फिर उसने हल्फ उठाया और सारी रियासत ने उसको चलो 3-4 साल तो माना कि जनाब, तो वो उसके घर में 40 दहशतगर्द हैं, तो क्या हम ऐसा आदमी भी इलेक्ट करवा सकते हैं कि जिसके घर में दहशतगर्द पनाह ले रहे हों? ये दिस इज़ द मैसेज वी आर पुटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। साहब मुझे लग रहा है अल्लाह ना करे फैटअप पे को लिए पाकिस्तान में दोबारा सख्तियाँ आएंगी। इनके मुताबिक 30 से 40 वहाँ दहशतगर्द हैं। ओ भाई, दहशतगर्द कैसे वहाँ दाखिल हो गए? तुम कहाँ थे? और आपकी जिम्मेदारी है दहशतगर्दों को पकड़ना। ये अनबिलीवेबल है काजी साहब। ये स्टोरी मैं तो बाय नहीं करता कि ज़मान पार्क इलाका गैर नहीं है, पाकिस्तान का इलाका है, नहर पे है। अगर 30 से 40 लोग, एक दफ़ा SPCA की सरबराही में रेड भी हो चुका है, इन्होंने गमला नहीं छोड़ा,
इमरान खान साहब के बच्चों की यादगारें नहीं छोड़ी, माँ की नहीं छोड़ी, पूरे घर की तलाशी ली। अगर 30 से 40 दहशतगर्द थे तो वहां पकड़े गए दहशतगर्द। अब कहाँ है? अभी खान साहब ने यह कहा है कि सर्च वारंट लाएं और तमीज़ लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि तमीज़ से आएँ, आके देखें कि मेरे पास कौन से दहशतगर्द। अच्छा कैसा डू यू थिंक ये दहशतगर्दों के लिए जा रहे हैं? मैं तो यही समझता हूँ, मेरे भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा कुलीग भी है, वो ठीक ही कह रहे होंगे। हमारे लिए भाई हैं सारे, हमारे लिए काबिल एहतराम है हर शख्स, निगरान हुकूमत हो या नहीं। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। कहते ने खवातीन सुनाऊँ, एक आशिक मार्ट था DSP, एक्सीडेंट में फौत हो गया। वो फ्रॉड का बड़ा मास्टर था, जाली बंदे मारना उसका ही वजह शोहरत थी। उसने एक घर में गुलशन रावी रेड किया और कहा कि मैं फलां डाकू को पकड़ने जा रहा हूँ, फलां डाकू को पकड़ने जा रहा हूँ। तो वो डाकू 3 साल पहले मारा जा चुका था, वो जिंदा ही नहीं था, तो उसको वो उस घर में छापा मारने चले गया। ये 30-40 दहशतगर्द मुझे ऐसे ही लग रहे हैं, पता नहीं है या नहीं है। ये बातें मुझे याद ना कराएं, मुझे याद है। अब मुझे जो है ना आमिर मीर साहब की चल रही थी तो मुझे आमिर मीर साहब भी याद आ गए। एक डाकू जो अभी मारा नहीं गया था तो खबर भेज दी गई कि वो मर गया है, जहां स्टैंड लिया उस इदारे ने, और फिर वो ना मर सका। कहानियां बहुत हम फिर करेंगे, लेकिन एक आपको सुनवाते हैं शॉर्ट। कानून को हाथ में लेने वाले इस बात को याद रखें कि उन्होंने दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें फवाद चौधरी से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाना पड़ेगी। अगर हैंड ओवर नहीं करेंगे तो वही होगा जो कानून बताता है। इसीलिए फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ है। वो फरमा रहे हैं मिलिट्री ट्रायल का हुआ, और ये गालिबन आमिर मीर साहब और सहाफ़ी और हमसे सीनियर, हमसे साहिब इल्म है। जबकि आइनी माहिरीन कहते हैं जिन्होंने हमला किया उनसे ना कोई हमदर्दी थी, ना हो सकती है, ना कोई भी पाकिस्तानी कर सकता है। ये तो फौजी तनसीबात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी की साइकिल भी जलाई है तो वो गलत है, इसको चैप्टर छोड़ दें। लेकिन कादी साहब आप देखें, खुदा के वास्ते अपनी सियासी रंजिशें, सियासी नाकामियों में अदारों को ना लाएं। अदारे इंडिपेंडेंट हैं, इनसे मुल्क इनका एहतराम करती है। आप खौफ की तरफ ना ले जाएं। जिन्होंने गलत किया करें, लेकिन लुक मैं कई सब कुछ चीज़ें मेरे मैं तो अच्छा कुछ वीलॉग और ट्वीट आपको पता है, कुछ लोगों के टीवीओं का पता है उस पर क्या क्या लिखा जाता रहा है। काजी साहब बात निकलेगी तो नहीं जाते, मगर मैं एक नहीं काजी साहब, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मजाक उड़ा रहे हैं, इनका हक है। और मुझे ये भी पता है कि इमरान खान के दौर में भी कुछ साफी गिरफ्तार हुए थे, तो उनको इसी फवाद चौधरी ने छुड़वाया था। किसने उनसे राब्ता किया? मैं भी उनमें था कि सर ये हमारे 2 साफी भाई पकड़ लिए, खुदा के वास्ते हम दहशतगर्द नहीं है, हम पे हाथ। चलें, अब उनके पर्दे हम रखते हैं, लेकिन बात नहीं, मैं पर्दे क्या रखता हूँ, मैं कोई टोपी वाला बुरका पहन लूँ? नहीं, आप नहीं बुरका पहने, खुदा न खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए। कभी कभी डर लगता है कि सन भी शटल काक बुरका पाक न सना पहना किधरे। लेकिन साहब, अच्छा हाँ जी, अल्लाह ना करे ये किसी को भी मार दें आजकल, खुदा ना खास्ता। नहीं, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, तो कोई है जिसने उस जगह की सैंक्टिटी को पामाल किया है, हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, मुझे अपने और जो बगैर वारंट के लोगों के घर में अंदर घुस के जो वो कि इस घर में बिल्कुल कोर कमांडर जो है हमारा एक सिंबल है, और हम उसके लिए बहुत और बड़े भले मानस आदमी हैं, जो वीडियो पे हमें उनकी बात नजर आई। इसके अलावा जो लोग जिनके टैक्सेस से ये सारा खेल चलता है, उनके घरों में जो मर्जी घुस जाए बगैर वारंट के, और फिर जो पता ही ना वो कहां पे है। महर बुहारी है हमारी बहन, एयरवे में प्रोग्राम करती है। उन्होंने मुझे कहा कि 2 औरतें उठा के ले गई और उसके साथ नहायत वाहियात हरकतें की गई, और एक मर्द। मैं पूरा जोर लगाता रहा, नहीं पता चला। यार खुदा की कसम कादी साहब, ये मिसिंग पर्सन जैसे बलूचिस्तान में सुना था ना, अच्छा इधर होने लग। बट साहब बात ये है, हम जो अल्लाह करे हर जगह पे हमारे लोग जो हैं वो सुखी रहें और कोई ला कानूनीत ना हो, और जो रियासत का राइट टू वायलेंस है वो कानून के मुताबिक वो करे इस्तेमाल। मगर भट्टी साहब, मैं आपको बात मुझे समझ नहीं आती, ये अपोजिशन में हों, ये गवर्नमेंट में हों, इनका हदफ अदलिया और हमारे इदारे क्यों होते हैं? अब मुझे बताएं साहब, कादी साहब, ये इदारों को क्यों हम घसीट के ले आते हैं सियासत? अच्छा कादी साहब, आप
ये लोग इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर वो है, वो कह रहे हैं इमरान खान ने नहीं भेजा, एस्टेब्लिशमेंट ने कराया और फैसला भी एस्टेब्लिशमेंट ने कराया, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को भी रगड़ दिया ख्वाजा आसफ साहब ने, अदलिया को भी। अब मुझे बताए इससे ज़्यादा अदारों की तौहीन क्या होगी कि एस्टेब्लिशमेंट, एक कैदी जिसे सज़ा हो गई है, एक कैदी याद रख लें जिसे सज़ा हो गई है, ये तो इमरान खान को सज़ा नहीं थी ना, सिर्फ गो टू सी यू का, तो उस पर बात का बतंगड़ बन गया। ख्वाजा आसफ साहब के मुताबिक नवाज शरीफ को, मुजरम को जिसे सजा है, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा और अदालत से भी उन्होंने हुक्म लेके दिए। इस पे कौन कार्रवाई करेगा? काई साहब मुझे वो जगह बता दे बस, एक मेरी अल्लाह ताला की ज़ात अगले जहान में कार्रवाई करेगी और वो करेगी यकीनन। लेकिन बात यह है नहीं कादी साहब, सिर्फ एक सेकंड, खुद वो तस्लीम कर रहे हैं, वज़ीर दिफा हैं, वो कह रहे हैं कि जो एक सजा थी मोहतरम नवाज शरीफ साहब को नहायत काबिल एहतराम थी, सजा मुजरम एक मुलजम में याद रख रहे हैं, उसका केस चल रहा है, ट्रायल हो रहा है, अभी सजा नहीं हुई, इंटिल वो इनोसेंट है। लेकिन ये खुद टीवी पे बैठ के कल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, सजा भी एस्टेब्लिशमेंट ने माफ कराई, दोनों अदारों को तो इन्होंने लपेट में ले लिया, तो कौन से अदारे की इज्जत? भट्टी साहब बात ये है, नाम लिए बगैर इन्होंने एक अदारे पे आर्टिकल 6 लगा दी और दूसरे अदारे पे जो लगती है मैं तो वह कानूनदान नहीं हूँ ना, जब आप इस किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं और आप इतने अच्छा। मेरा ख्याल है आप बयान को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कैदी है उसको एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया और अदलिया से भी फैसला उन्होंने करवाया, इस इल्ज़ाम को मेरा ख्याल है फिर शायद आप मेरी बात शायद समझ नहीं सके। जब भी आप किसी इस्तिहाई ऑफिस हो, छोटा ऑफिस हो, तो आप एक कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ लेते हैं कि मैं इस सीट पे बैठ के जो काम करूँगा मुल्क के मफाद में करूँगा और आइन के मुताबिक करूँगा। और मौसूफ फरमा रहे हैं कि ना उस अदालत ने आइन के मुताबिक किया, ना उस वक्त के जो हमारे जो चीफ थे उन्होंने मुताबिक किया। तो ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। और ये स्टेट्समैनशिप आपकी, यू डोंट नो कि जो आप बोल रहे हैं और जिस मकाम और मनसब पे हैं उसका मतलब क्या है। जो मर्जी बोल दीजिए, किधर आए नहीं यार सब मुझसे आप। अच्छा वैसे भट्टी साहब एक सवाल, अदलिया की बड़ी तनख्वाहें ले रही हैं, कोई अकामा शकामा भी है उनका बाहर, या वो भी नहीं? इजाज़त तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे वज़रा के पास अकामे भी चलते थे। भाई साहब एक तो 2200 अरब के, तो भाई FBR तो आपके बताया था, इस मुल्क में 40 साल से आप मुसल्लत हो। 81 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर बने, 85 में वज़ीर आला बने। मुझे बता, शॉप ब्रेक है भट्टी साहब, कोई शॉप ब्रेक है, उसके बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। रही वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब एक स्टोरी और भी आ जाइए, बल्कि एक कॉलम था बहुत ही मुअज़्ज़ज़। नहीं तो फिर अगर हमें ये भी बता देते, क्योंकि इल्ज़ाम इनकी तरफ से आया है, इन्होंने फिर फैसिलिटेट कर दिया था उनको काजी साहब, या एक मिनट सवाल मुझे पूरा करने दें, या उस वक्त सामने आके इन्होंने क्यों नहीं कहा था कि जनाब ये तो ट्रांसग्रेस कर रहे हैं अपनी जो एक लीगल हद से बाहर। जज साहब मैंने नहीं कहा, खुदा न खास्ता। तो ये क्या है काजी साहब? एक मिसाल है उसका, मौजूदा हालात से कोई नहीं लिंक। अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदरों के हाथों में। मेरी नहायत अदब एहतराम से मोहम्मद अहमद खान साहब ने मौजूदा चीफ जस्टिस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के, एक और जज साहब पर भी लगा दिया। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है, और उन्होंने जता भी दिया क्योंकि अली शाही जीत भी गई। इसका मतलब है 2018 में ये मजबूत थे इतने कि इसका मतलब इमरान खान जो इल्ज़ाम लगाता है मेरी सीटें कम की हैं, ये मजबूत थे। तो फिर ये 2000 इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, हुकूमत इनकी है, वज़ीर आज़म इनके हैं, वज़ीर आला इनके हैं। अगर ये जो कह रहे हैं सच है कि मेरे पास प्रूफ है, हालांकि प्रूफ तो ये भी है कि मिट्ठू के पास कौन जाता है और कौन किसके घर लेकर, कौन किसके घर लेकर कितनी दफ़ा गया था। लेकिन हम बोलेंगे तो बोलोगे बोलता है। हाँ, मैं बोलूंगा कि आप बोलते हैं, इसलिए आप इस पे ना बोलें। एक गुजारिश ये है कि इसके ऊपर इसी को टेस्ट केस बना दें। अगर उन्होंने गलत किया है, किसी ने भी इख्तियार से तजावज़ किया है और एक हारे बंदे को जिताने की कोशिश की और उन्होंने मदद की है, ये सहूलतकार है, तो काजी साहब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? टीवी पे आके क्यों मुतअद्दिद सहाफ़ियों का काम है खबर देना, हुकूमत का काम है जहाँ गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसको सजाएं दिलवाना। वो ये इल्ज़ामात हम तब लगाने होते हैं कि जब गुस्साड़ा काम रुक जाए। भट्टी साहब ये अब टाइम बड़ा कम है और थोड़ी सी हमें मैशत की भी बात कर लें, अगर, क्योंकि मैशत तो द मोस्ट नेगलेक्टेड एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में भी, हमारे तूफान में। इसीलिए आपको नहीं आज आपको घेरा गया है कि ये काम कराने हैं। नहीं भट्टी साहब मैं एक आपको बात बताऊँ,
मुझे ये समझ में नहीं आती, बाद एनालिसिस देखता हूँ तो मेरी हंसी निकल जाती है। यकीनन जो तनसीबात और मुल्क पे हमला हुआ वो हमारी ज़ात पे हमला हुआ, हमारे दिल पे हमला हुआ, उसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और उसमें कह रहे हैं 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ, ये जो हुआ। मगर मैं एक सवाल आपसे करता हूँ बट साहब, मैं 2 अरब डॉलर का यानी मैंने एक सवाल किया, मैंने बताया कि यार यहाँ 40% बच्चे जो हैं वो गंदा पानी पीने से मरते हैं। तो एक प्रोग्राम में बैठा तो उनका जी ये इसके नोटिस क्यों नहीं लेता? मैं कि वो इसलिए कि उनके मरने से पहले धमाका नहीं होता, पता कोई नहीं होता, वो खामोशी से तल्फ हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये 2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, ये जो 23 बिलियन डॉलर की इशराफिया हम पालते हैं, इस पर कभी हमने कोई बात नहीं की। इसमें हमने कभी बात नहीं कि बिलियंस ऑफ डॉलर में ठेकों में जो किकबैक होती है, जिसकी वजह से आज हम बेगिंग बाउल लेके धक्के खाते फिरते हैं, इस पे भी कोई कॉलम आ जाता तो क्या ख्याल नहीं? आपने कितना फरमाया, नुकसान कितना हुआ? बड़ा गलत हुआ, 2 बिलियन डॉलर हुआ। ये कितना पाकिस्तानी कितना हो गया यार? मुझे अब पाकिस्तान में रोज ही फिर होता है ना, ये कुछ 600 अरब का नुकसान हो गया। 600 अरब का नुकसान क्या क्या हुआ? एक तो उसकी डिटेल आनी चाहिए, ठीक है, और इसका जिम्मेदार कौन है, और जिसने इस नुकसान को होने दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने ये नुकसान किया वो भी होनी चाहिए। कौन सी ऐसी 600 अरब की चीज़ों का नुकसान हुआ, इसका पब्लिक के पास आना चाहिए, और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कानून अमल दरामद के लिए होता है, ब्लैकमेल करने के लिए नहीं। तो ये तो सारी चीजें। भट्टी साहब ये सुने, बात सिर्फ इतनी सी है, आप सियासत को अपने निजी कारोबार की तरह डील करते हैं। आज इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा कि ये अपनी मौरूसी समझते हैं, और ये तो पहला हुक्मरान है नियाजियों में और अपने ख़ानदान में। मौरूसियत कौन इसको समझता है? आज मसला क्या है, ये समझते हैं कि राइट टू रूल हमारा है, हमारा वोट हो या ना हो। असल तो लड़ाई ये है कि इन पे कोई चलना नहीं चाहता, ये मसला है। और ये हमारा अरबों डॉलर का नुकसान होगा, बच्चे तल्फ होंगे, 50% बच्चों की स्टेंटेड ग्रोथ है। यहाँ पे 5 में से 3 माएँ अनामिक हैं, जो कि ऐसे बच्चे जनती हैं कि जो बुढ़ापे में सीधे चले जाते हैं जवानी से। कौन रोएगा इसमें? माफी चाहता हूँ, आप लोग वोटर की तजलील करते हैं। कौन सी जमहूरियत है जो इलेक्शन से फरार के लिए आइन भी तोड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मदुली भी कर रही है? वो जमहूरियत हो सकती है? हुक्मदुली बड़ा छोटा लफ्ज़ है भट्टी साहब, छोड़े। मुझे ये बताएं, हमारे 2 दोस्त हैं, अकील करीम डेडी साहब और जनाब गौहर एजाज साहब, बड़े मेहरबान और प्यारे दोस्त हमारे। ये कुछ कोशिश कर रहे हैं कि यार कारोबार को बचाओ, बीच में कुछ है खबर आपके पास इनकी? देखें, अगर ये पाकिस्तान है तो अदारे हैं तो हम हैं। हर अदारे का अपना अपना वजूदा बनाने का मकसद है। मेरे ख्याल में सियासी जिन्होंने वायलेशन की या लूटा, उनके खिलाफ सियासी इस्तेकाम लाए बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आएगा इस मुल्क में। उसके लिए आपको बदले की आग में दूसरों को जलाने की बजाय उस आग को बुझाना होगा। हाँ, जिसने वायलेशन की है, लूट मार की है, कार्रवाई करें, लेकिन खुदारा इतने बेरहम ना हो कि चारदारी लाहौर के हज़ारों घरों में पुलिस जा चुकी है। यार, उनकी भी माँ बहन की कोई इज्जत है। काजी साहब, आप 4 दीवारी में रहते हैं, आपका घर है। भट्टी साहब, खुदा के वास्ते जिन्होंने तोड़फोड़ की है, उन्हें जो कानून कहता है उससे ज्यादा सजा छोड़े मत। जो मतलब, और मैं ठीक कहता हूँ, नहीं तो जो लोग इसमें से जो पीएम साहब के मुताबिक 40 से ज्यादा मर गए हैं, हाँ, उनका कहीं जिक्र आता है। और ये भी मैं पीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि जिनकी नेग्लिजेंस की वजह, जिनकी ड्यूटी थी, जिनका कानूनी तौर पर राइट था, यही वो जगह होती है जहां पे आपने जो है वायलेंस स्टेट कर सकती है। इंसान में अकेला नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कानून को तोड़े तो आप वायलेंटली भी उसको रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोका गया? और हमारे एक खूबसूरत घर को, और उसकी एक इतनी तकरीम है, और उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है, जो भी हुआ उसकी हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन भट्टी साहब, मैं आता हूँ इसकी तरफ। बात यह है कि आपको याद है कि हम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने उनसे एक प्रोग्राम के आखिर में सवाल किया था कि हुजूर, जिस समत में हम मैशत को लेके जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर वो कहीं अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचने से पहले हमने उसको ना रोका, तो ये टीवी स्क्रीन पे जो टिकर चल रहे हैं, जो ब्रेकिंग चल रही हैं, यही होंगी या फिर हम कहाँ होंगे? तो ये जो अब मैशत का मामला है, अब कह रहे हैं IMF के बगैर हम जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? अब तो IMF मिल भी जाए तो पता नहीं और कितने। काजी साहब, आपने बहुत आइंस्टाइन लाए थे, सुना है IMF ने कर्जे भी दे दिए और कुछ रीशेड्यूल भी कर दिए हैं। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सऊदी अरब की आज मैंने खबर पढ़ी है कि वो 2 बिलियन दे रहे हैं। डार साहब आए तो IMF से मामला तय नहीं हुआ, वो तो चुटकी का काम था उनका IMF को डील करने का। यूं 4% पे कर्जा हमें मिला है, बड़े महंगा कर्जा हमने खरीदा है वहाँ से, सऊदी अरब से, फिर हमने वापस भी करना है। पीछे कर्जों का पहाड़ है। इन्होंने नहीं, अवाम ने वापस कर, अवाम नहीं वापस कर, इन्होंने कहाँ करना? अवाम ही करती होती है। इन्होंने कौन दे रहे थे? आपने ले के निकल जाते हैं बाहर, जो भी हो।
हमारी रूलिंग एलीट का यही तरीकाकार है कि वो पाकिस्तान के बैंकों पे और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पे एतबार नहीं करते, उन्हें बैरून मुल्क प्रॉपर्टी और कारोबार चाहिए होता है। ठीक है, ये उनका राइट है क्योंकि यहाँ निजी मैशत है। मगर भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये जितना हुला बलू है, ये जितनी एक गैर मतलब एक गुफ्तगू हो रही है, सियासी अदम इस्तेकाम में, इस मुल्क में फैलती हुई नफरत में कोई बैरूनी आके इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं करेगा। आपको पाकिस्तान में अमन, इंसाफ यकीनी बनाना होगा और उसके लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ और कानून की वायलेशन करने वालों को निशाने इबरत का ये मैशत बोन है, बैक बोन है आपकी, और इस वो बिल्कुल बुरी तरह नेगलेक्टेड है। यहाँ अनाओं की लड़ाई में, ख़ानदानों की लड़ाई में, खानवादों की लड़ाई में, और ये सो कॉल्ड इक़्तिदार की जो विरासत उन्होंने समझ लिया कि ये दादाजी जी की हलवाई की दुकान समझ रखा है हमने, तो मेरे ख्याल में हमें उससे पहले होश बेहतर है कि जब हमारे पाँव के नीचे से रग ना निकल जाए। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।